Hello everyone, how are you? I hope you are all healthy and safe at home. Yes students, आज हम आपकी बुक वितान से पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, रिटन बाय ओम थानवी। इसमें उन्होंने हमारी जो प्राचीन सभ्यता के 2 महान नगर हैं जिनका नाम है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, इनके बारे में बताया है कि यहाँ की संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं उनके बेसिस पे क्या क्या पता चलता है इन शहरों के बारे में। तो ये पार्ट काफ़ी लंबा है तो मैं आपको शॉर्ट में मेन पॉइंट्स समझाऊंगी, ध्यान से पढ़िएगा, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आते हैं। ओके, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के नहीं दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये क्या है, देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। पहले इसको कहा जाता था मोहनजोदड़ो, मोहनजो अलग दड़ो अलग कहा जाता था। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है मुर्दों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब है हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान। पंजाब देखिए, आपको पता है कि पंजाब का, हमारे पंजाब का काफी हिस्सा पाकिस्तान में भी है, यानी आधा पंजाब यहाँ है तो आधा पाकिस्तान में है। तो जो ये हड़प्पा है ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। ओके, तो ये दोनों प्राचीन शहर हैं और नियोजित शहर माने जाते हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो का ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है, बहुत सुंदर है, वो श्रेष्ठ है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। यहाँ पर क्या क्या मिला? बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। अब ये इतनी सारी चीजें मिली तो वहां पे सभ्यता का अध्ययन संभव हो गया। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। अब वहां पर रेल लाइन चढ़ी तो उन चीजों का पता नहीं चल पाया। मोहनजोदड़ो के बारे में एक धारणा है कि यह अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी टाइप रहा होगा। यह शहर कितने क्षेत्र में बसा है? 200 हेक्टेयर क्षेत्र में। इसका एरिया कितना है? 200 हेक्टेयर। और आबादी थी 85,000, यानी कि आजकल जितनी महानगरों की आबादी होती है, बड़े बड़े शहर हैं जो, उनकी इतनी आबादी होती है। तो दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर मोहनजोदड़ो जो था वो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। जो सिंधु घाटी है वो मैदान था, मतलब समतल थी उसकी जमीन थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वहां पर टीले ही टीले थे। अब ये मेन स्टैंजा है, वहां का निर्माण किस तरह से हुआ है, नगर योजना कैसी है, वहां को देख के क्या क्या पता चलता है, ये यहाँ पर बताया गया है। मोहनजोदड़ो की खूबी है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आज भी घूम फिर सकते हैं, यानी गलियां अभी भी पक्की हैं, इस तरह से यहाँ पर आज भी ऐसा ही घूमा जा सकता है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घर में शोभा बढ़ा रहा हो। अजायब घर होता है म्यूजियम, यानी यहाँ से जो जो चीजें मिली थी वो अब अजायब घर में है, पर शहर अभी भी वही है जहां पर था। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, यानी दीवारें अभी भी पक्की हैं, पीठ टिकाकर आप सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर ही क्यों ना हो, किसी घर की देरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। जैसे हम किसी अनजान के घर में जाएं तो हमें अचानक हम उनके घर पे नहीं घुस सकते, हमें ऐसा लगता है कि किसी का घर है। तो इसी तरह से अगर वहां भी आप किसी के घर की दहलीज पर पांव रखते हैं तो आपको लगता है कि कोई अंदर रहता है। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से पकवान बनते होंगे, ये लेखक को ऐसा लगता है। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। अब आप तस्वीरों में जो देखते हैं बैलगाड़ियां, अगर आप उस सुनसान मार्ग पर जाते तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बैलगाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है।
सच तो यह है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि अब वहां पे खंडर है। सीढ़ियां जैसे छत तक पहुंचती है तो वहां सीढ़ियां छत तक नहीं पहुंचती, वहां कहीं पर नहीं ले जाती। लेकिन वहां पर जब हम खड़े होते हो, अधूरे पायदान यानी अधूरी जो सीढ़ियां हैं वहां पर खड़े होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हो और वहां से इतिहास को नहीं उसके पार देख रहे हो। सबसे ऊंचा चबूतरा जो है वहां पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। जीर्ण शीर्ण यानी टूटा फूटा। कोई 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया था। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, यानी महसूस हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। अब इसके बाद कौन आया? महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का अभियान शुरू हो गया। धीरे धीरे खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। धीरे धीरे इन सबको पता चला कि यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता है। इससे पहले सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी मिस्र और मेसोपोटामिया, यानी जिसको अब इराक बोला जाता है, उसकी मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तब हमारा जो भारत था वो भी इसके समकक्ष आकर खड़ा हो गया कि भारत की संस्कृति भी इन दोनों के बराबर ही पुरानी है। ओके, आगे पढ़िए। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी, सर्पिल यानी सांप के जैसी टेढ़ी मेढ़ी, पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। और यहाँ रोमांचक भी है। सबसे पहले ना तो आकाश बदला है ना धरती। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। अब जो स्तूप का एक चबूतरा है मोहनजोदड़ो के खास हिस्से पर बसा हुआ है। ये देखिए, ये स्तूप है मोहनजोदड़ो में, जो बौद्ध स्तूप है, तो ये मोहनजोदड़ो के खास हिस्से पर बना हुआ है। जो पुरातत्व के विद्वान है इसको गढ़ कहते हैं। गढ़ यानी किला। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। राज सत्ता यानी राजा के बल पर चलने वाला शासन, और धर्म सत्ता यानी धर्म के बल पर चलने वाला शासन। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया था? अब ये प्रश्न पूछता है लेखक, क्या ये रास्ता दुनिया को मोहनजोदड़ो ने सिखाया था? सभी अहम और अब दुनिया भर के प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार है। अब ये बताया गया कि वहाँ क्या क्या चीजें स्थित हैं। यह अनुष्ठानिक महाकुंड भी सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला काफी माना जाता है। यहाँ एक महाकुंड है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तो इसको देखने से ही वहां के वास्तु कौशल का पता चलता है कि वहां की वास्तुकला कितनी विकसित थी। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन कैसा था, जो नगर व्यवस्था थी, नगर नियोजन किस तरह से था, ये आप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनोखी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हैं, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफी हैं। यानी हम अगर उन्हीं खंडरों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि शहर की सड़कें कैसी रही होंगी, गलियां कैसी रही होंगी। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी, या तो सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकारी से ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड यानी कि एक के ऊपर एक, यानी ग्रुप में। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनी में हम आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। आजकल जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, वहां पर सेक्टर जो पाए जाते हैं, सेक्टर बनाए जाते हैं, वहां पर ये विकास मिलता है इस तरह का। लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के आधार पर हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं।
जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। यानी आधुनिक अगर नगर नियोजन को समझना है तो हम इंडिया के चंडीगढ़ और पाकिस्तान के इस्लामाबाद की ग्रिड शैली देख सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन किया है इन्होंने चंडीगढ़ शहर से किया है कि जो वहाँ की नगर नियोजन था वो चंडीगढ़ शहर से काफ़ी मिलता है, लेकिन उसकी बसावट शहर के खुद विकसने को कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर शंका प्रकट की जाती है। यानी उसकी जो बसावट है, बसने की जो स्थिति है, वो नगर नियोजन को स्थित करती है या नहीं करती, इस पर जो लेखक है वो शंका व्यक्त करता है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की सभ्यता थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन की वास्तुकला में आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। अब उच्च वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग वहां पर रहता था, जैसे पहले वहां उच्च वर्ग और नीच वर्ग होते थे। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु बहती है। सिंधु बहुत फेमस नदी, जिसके नाम पर हमारे भारत का नाम हिंद पड़ा था, सिंध के नाम पर हिंद पड़ा था। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूमा जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग यानी अन्य वर्ग जो था वो टूटे फूटे खंडर जो हैं वो अन्य वर्ग की बस्ती मानी जा सकती है। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे या 5000 साल टिक सके, 5000 साल तक टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब इस इलाके में 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है। क्या पता जिस हिस्से की खुदाई नहीं हुई वहां निम्न वर्ग रहता हो। लेखक ये कहता है कि जो अभी मकान मिले हैं वो उच्च वर्ग के हैं और जो टूटे फूटे खंडर हैं वो इतर वर्ग के माने जाते हैं, यानी मध्यम वर्ग के माने जाते हैं। तो निम्न वर्ग कहाँ था? हो सकता है उस जगह की खुदाई ना हुई हो या फिर उनके मकान इतने कच्चे थे कि टूट गए हों। अब स्तूप का महाकुंड दिखाया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहां पे जो महाकुंड की व्यवस्था थी वो किस तरह थी। हमने सबसे पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग है कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग रखा है। देव यानी देवताओं का मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट। माना जाता है कि सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता होगा। कोई महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान होता है उस समय सामूहिक स्नान किया जाता था। कुंड जो है करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट गहरा है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं और 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए, यानी उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां और बाकी 3 तरफ जो है साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानागार हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। 2 पंक्तियों में 8 स्नानाघर हैं, लेकिन एक का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिंध वास्तुकला का ये भी एक अद्भुत नमूना है। इस कुंड में खास बात है पक्की ईंटों का जमाव, ताकि कुएं का पानी ना रिस सके और अशुद्ध पानी कुएं में ना जाए। इसके लिए कुंड में तल में दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोरी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। यानी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है कि वहां का पानी साफ रहे। और पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया है। डामर एक पत्थर का नाम है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड के बाहर को पानी को निकालने के लिए नालियां हैं और खासियत है कि ये भी पक्की ईंटों की बनी है और ईंटों से भी ढकी हुई है। अब जो नालियां का प्रबंध किया हुआ है ताकि कुंड का जो पानी है उसको बाहर निकाला जाए, तो उसके लिए पक्की ईंटों से नालियां बनी हुई हैं और जो वो ढकी हुई भी हैं, ताकि साफ सफाई का पक्का जो था इस्तेमाल वो किया गया था, प्रबंध किया गया था वहां पर। तो आज के लिए बेटा इतना ही पाठ पढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसको एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक आपको समझना है, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये जो इसके टॉपिक्स हैं आपकी समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।